तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त और दिल दहला देने वाली है, इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैक एक जंगल रक्षक था। उस दिन वह रोज की तरह गश्त पर निकला था, लेकिन अचानक किसी अनजान हमले का शिकार हो गया। मगर वह घबराया नहीं, तीर की दिशा में तुरंत बंदूक तान दी और गोली चला दी। फिर अपनी जैकेट उतारकर बंदूक हाथ में ली और हमलावर का पीछा करने लगा। पर कुछ देर आसपास नजरें दौड़ाने के बावजूद उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने थोड़ी राहत ली, जैक ने दर्द सहते हुए अपने शरीर में फंसा तीर खुद ही तोड़ डाला और उठकर जंगल से बाहर भागने लगा। इसी बीच अगले ही पल हमलावर की परछाई धीरे धीरे सामने आने लगी। जैक किसी तरह भागता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बेबस होकर जैक को गाड़ी छोड़नी पड़ी और उसने पैदल वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो एक घाटी से होकर गुजर रहा था, जैक की नजर झाड़ियों में छिपे एक पिकअप ट्रक पर पड़ी। साफ था कि यह शायद हमलावर की ही गाड़ी हो सकती है। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी था अपनी चोट का इलाज करना। जाने से पहले उसने जेब से चाबी निकाली और ट्रक के पहिए के ऊपर एक खास निशान बना दिया। फिर वह वहां से निकल गया। घर पहुंचकर जैक ने अपने शरीर से वो तीर निकाला जो उसे लगा था। उस तीर की बनावट को आप जरा ध्यान से याद रखिएगा। कट टू दूसरी तरफ एक नदी के किनारे कुछ पुलिस वाले एक हत्या की जांच कर रहे थे। मृतका एक युवती थी जिसकी मौत लगभग एक हफ्ता पहले हुई थी। उसके शरीर पर कोई स्पष्ट चोट का निशान नहीं था। इसी दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी ने लड़की की गर्दन पर एक पुराना जख्म देखा। फॉरेंसिक टीम ने इस निशान को एक अहम सुराग मानते हुए दर्ज कर लिया। इसके बाद जब वे आसपास की जगह की जांच कर रहे थे, उन्हें जमीन पर खून के कुछ निशान मिले और एक सूखी लकड़ी की खूंटी पर एक तीर मिला, जो ठीक वैसा ही था जैसा जैक के शरीर से निकाला गया था। पुलिस स्टेशन लौटने पर बेला नाम की अफसर ने उस तीर की गहराई से जांच की जो अब तक सबूत के तौर पर बचा हुआ था। जैसे ही उसने उस पर टॉर्च मारी, तीर के बीच में एक अजीब सा अक्षर या प्रतीक दिखाई दिया। साफ था यह हथियारे की ओर से जानबूझकर छोड़ा गया एक सुराग था। इसी बीच जैक ने न्यूज पर उस मारी गई लड़की की रिपोर्ट देखी और उसे अचानक महसूस हुआ कि हो सकता है वो लड़की उसकी अपनी बेटी हो। यह सोचकर वह तुरंत गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अफसर बेला से मिलने गया, क्योंकि वह उस लड़की को देखना चाहता था। असल में 5 साल पहले जैक की भी एक प्यारी सी बेटी थी। एक दिन जब वो उसे स्कूल से घर लेकर लौट रहा था, जैक ने रास्ते में शराब पी रखी थी, इसलिए उसने बेटी से कहा कि वो कार में इंतजार करे जब तक वह पास की दुकान से शराब खरीद कर आता है। लेकिन जब वो सामान लेकर वापस लौटा, उसकी बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। जैक ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। तब से लेकर अब तक पूरे 5 साल बीत चुके हैं और जैक लगातार अपनी बेटी की तलाश में भटकता रहा है, मगर उसे कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। इसीलिए जब उसने खबरों में उस अनजान लड़की की लाश की खबर देखी, तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन यह देखने गया कि कहीं वो लड़की उसकी बेटी तो नहीं। लेकिन रिपोर्ट से साफ हो गया कि उस लाश का उसकी बेटी से कोई संबंध नहीं था। अगले दिन जैक कुछ सामान समेट ही रहा था कि तभी बाहर अचानक कुत्तों के भौंकने की तेज आवाजें आने लगी। वह तुरंत उठकर निगरानी कक्ष मॉनिटरिंग रूम में गया। स्क्रीन पर उसने देखा कि एक आदमी हाथ में भाला लिए कहीं भाग रहा था, जैसे वो किसी का पीछा कर रहा हो। जैक ने सीसीटीवी फुटेज को पीछे घुमाया तो चौंक गया, क्योंकि उस आदमी का निशाना कोई और नहीं बल्कि एक छोटी लड़की थी। जैक ने देर नहीं की, फौरन अपने सारे जरूरी सामान समेटे और गैराज में जाकर एक लाल रंग की पेंट की बाल्टी अपने बैग में डाल ली। बहुत जल्दी जैक दोबारा उस जंगल में पहुंच चुका था जहां उस पर पहले हमला हुआ था। वह बहुत सतर्कता से चारों तरफ नजरें घुमा रहा था और किसी भी हरकत को नजरअंदाज नहीं कर रहा था। मगर जैसे ही वो कैमरे से ओझल हुआ, एक पेड़ के पास से अचानक एक आदमी उठ खड़ा हुआ, जो पूरी तरह गिल्ली सूट, घने पत्तों जैसे कपड़े में छिपा हुआ था। और अगले ही पल एक और तीर सीधा जैक के सिर की ओर उड़ता हुआ आया। लेकिन इस बार जैक पहले से तैयार था। उसने बैग से वो लाल पेंट की बाल्टी निकाली, उसे हवा में उछाला और एक ही झटके में उस पर गोली चला दी। जैसे ही बाल्टी फटी, लाल पेंट उस छिपे हुए हमलावर के शरीर पर गिर गई, जिससे उसकी अदृश्यता की चाल नाकाम हो गई। जैक ने फौरन कुछ गोलियां चलाईं, मगर हमलावर किसी तरह बचकर भाग निकला। इसके बाद जैक ने जंगल में थोड़ी देर तक उसकी खोजबीन की, लेकिन उसे फिर वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। थककर प्यासा जैक पास ही झील के किनारे पानी पीने पहुंचा। तभी उसकी नजर दूर एक सफेद परछाई पर पड़ी। वह तुरंत उठकर दौड़ पड़ा और जाकर देखा तो वो एक छोटी सी लड़की थी। जब यह तय हो गया कि वो लड़की जिंदा है, तो जैक ने तुरंत अपने बैग से अपनी जैकेट लड़की के ऊपर डाल दी ताकि उसे ठंड न लगे। फिर उसने लड़की को उठाया और धीरे धीरे उसे लेकर जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगा। इसी वक्त पुलिस अफसर बेला भी अपने एक दोस्त की तीर कमान की दुकान पर पहुंची। उसने वहां उस तीर को दिखाया जो मरी हुई लड़की के पास मिला था और उम्मीद की कि उसका दोस्त कोई सुराग दे सके। दोस्त ने बेला को बताया कि यह एक बहुत ही पुरानी हथियार प्रणाली है जिसे टोमाकी कहा जाता है और इसकी मारक क्षमता बेहद ज्यादा होती है। बेला ने पूछा कि इस तरह का हथियार आजकल कहां मिल सकता है। दोस्त ने एक व्यक्ति का नाम बताया, सैम मोंगन। उसके अनुसार यही एक शख्स है जो अब भी इस हथियार को बनाता और बेचता है। जानकारी मिलते ही बेला तुरंत निकल पड़ी। दोस्त के बताए अनुसार वह एक ऐसी जगह पहुंची जिसे स्थानीय लोग जुआघर कहकर बुलाते हैं। ये जगह अजीबोगरीब लोगों से भरी थी, कमजोर और रहस्यमयी चेहरों वाले एकांतवासियों से। बेला ने उनसे सैम के बारे में पूछा, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थे।
उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया, बल्कि उसे वहां से चले जाने को कहा। बेला जानती थी कि ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं, इसलिए वो बिना बहस किए चुपचाप वापस मुड़ गई और अपनी कार में जा बैठी। तभी एक लड़की ने आकर कार की खिड़की पर दस्तक दी। उसने बेला को बताया कि सैम पास के ही एक छोटे से कस्बे में रहता है, वहां उसका एक घर है और शायद वहीं उसे मिल भी जाए। यह जानकारी बेहद जरूरी और समय पर थी। उधर दूसरी ओर जैक अभी भी उस छोटी लड़की को लिए रास्ता तय कर रहा था, लेकिन रात हो चुकी थी और उनके पास कोई वाहन भी नहीं था, इसलिए दोनों को वहीं रात गुजारने का कोई उपाय खोजना पड़ा। जैक जमीन पर झुककर कुछ खोजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में कुछ ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी में एक रस्सी मिली। जैसे ही उसने उसे जोर से खींचा, जमीन में छिपा हुआ एक लकड़ी का दरवाजा खुल गया। असल में यह एक भूमिगत गुप्त कमरा था। जैक पीछे मुड़कर लड़की को साथ चलने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन देखा कि वह तो वहीं से गायब हो गई है। जैक ने फौरन उसे चारों ओर ढूंढना शुरू किया, मगर तभी अचानक वो लड़की एक डंडे से आकर जैक पर वार कर देती है। वो शायद सोच रही थी कि जैक ही उसका पीछा करने वाला वो गिल्ली सूट वाला आदमी है। जैक ने जल्दी से उसे समझाया कि वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद दोनों उस गुप्त कमरे के अंदर चले गए। जैक ने लड़की को बताया कि यह कमरा असल में एक शिकारी का जाल था, लेकिन जब से यह इलाका संरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ है, तब से इन जालों को छिपा दिया गया है। सर्दियों के मौसम में जंगल का तापमान असामान्य रूप से कम हो जाता है, इसलिए उनके लिए उस छिपे कमरे के अंदर रहना जरूरी था, वरना ठंड में उनकी जान को खतरा हो सकता था। इसके बाद जैक ने अपने मोजे उतारे और लड़की को पहनने के लिए दे दिए, क्योंकि वह अब तक नंगे पांव ही चल रही थी। लड़की ने भी अब अपना नाम जैक को बताया। उसका नाम था मॉली। उधर पुलिस अफसर बेला भी सुरागों के आधार पर सैम के घर पहुंच चुकी थी। घर पर कोई नहीं था, इसलिए बेला ने अंदर जाकर उसकी तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान उसे बेसमेंट में एक अधूरा टोमाकी हथियार मिला, लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के नीचे आने की आहट सुनाई दी। बेला ने तुरंत अपनी बंदूक तानी और बाहर की ओर दौड़ी, पर देखा तो वो उसकी अपनी टीम का साथी था। उसे पता चल गया था कि बेला यहाँ आई है और उसे खतरे में देखकर वो भी पीछे पीछे आ गया था। साथ ही उस साथी के पास एक और अहम जानकारी थी। हाल ही में वहां एक और लड़की लापता हुई थी। पुलिस की जांच से पता चला कि इस लड़की की गुमशुदगी से पहले उसका झगड़ा ब्रूस नाम के एक लड़के से हुआ था, और वही ब्रूस बेला का छोटा भाई था। यह सुनकर बेला चौंक गई। वह हैरान रह गई, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके भाई का इस लापता लड़की से कोई लेना देना हो सकता है। अगली सुबह जैक ने मॉली को पीठ पर उठाया और घर की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वे दोनों आखिरकार जैक के घर पहुंच गए। जैक ने मॉली से कहा कि वो आराम करे, और वो उसके लिए पानी लेने किचन में चला गया। लेकिन जैसे ही जैक किचन में पहुंचा, उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह समझ ही नहीं पाया कि बाहर क्या हो रहा है, और तभी अचानक कोई उस पर झपट पड़ा। वो और कोई नहीं बल्कि वही गिल्ली सूट वाला हमलावर था जिसने उसे जंगल में हमला किया था। दोनों के बीच फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैक पहले ही घायल था, इसलिए थोड़ी ही देर में वह कमजोर पड़ गया और गिल्ली सूट वाला उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। अब वह जैक को खत्म करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी पल उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गईं। मौका देखकर मॉली पीछे हटने लगी, लेकिन गिल्ली सूट वाला अब एक लंबी तलवार उठाकर सीधा मॉली के पास पहुंचा और बिना किसी झिझक के उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मॉली दर्द में तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अब गिल्ली सूट वाला दोबारा जैक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसी पल एक तेज रोशनी खिड़की से भीतर चमकने लगी। यह रोशनी बेला के आने की थी। बेला कुछ जानकारी लेने जैक के पास पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। बेला ने सतर्कता से अपनी बंदूक निकाली और एक अनजान शख्स को जमीन पर गिरा देखा। अगले ही पल जैक हाथ में बंदूक लेकर सामने कूद पड़ा। बेला बुरी तरह घबरा गई, लेकिन जैक ने तेजी से चिल्लाकर कहा, पीछे देखो। बेला ने झट से मुड़कर देखा। असल में वो गिली सूट पहना दुश्मन अब तक वहीं छिपा था। बेला की धमकी के बाद वह अपने हथियार जमीन पर रख देता है, लेकिन तभी बेला को उसका एक खास आदत वाला इशारा दिखता है, उंगलियां चटकाना, जो उसके भाई ब्रूस की आदत थी। वह एकदम चौंक जाती है, शायद ये ब्रूस ही है। बेला अचानक पीछे मुड़ी और जैक को गोली मार दी, फिर जोर से चिल्लाई, ब्रूस भागो यहां से। जैक इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। बेला उसके पीछे दौड़ी और खून के निशानों का पीछा करते हुए एक गोदाम तक जा पहुंची, लेकिन जैसे ही वह वहां दाखिल हुई, उसके पैर में एक भयानक ट्रैप लग गया और वह गिरकर बेहोश हो गई। उधर जैक बेला की कार तक पहुंचा और पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। अगली सुबह बेला को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अब उसने उल्टा जैक पर आरोप लगाते हुए अपने साथियों को उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। जैक, जो अब बुरी तरह घायल था, उसे उसकी पूर्व पत्नी एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए ले गई। उधर पुलिस ने जुए के अड्डे से ब्रूस को पकड़ लिया। ब्रूस की गवाही के बाद पुलिस एक पुराने फैक्ट्री में सैम को पकड़ने में कामयाब रही, जो वह हेयर मशीन बनाता था। लेकिन इसी दौरान यह साफ हो गया कि जिस रात मोल्ली और जैक पर हमला हुआ था, उस वक्त ब्रूस तो जुए के अड्डे में मौजूद था। इसका मतलब हमला करने वाला कोई और था। जांच में यह भी सामने आया कि सैम की बनाई हुई हेयर मशीन में वो खास मार्किंग नहीं थी जो असली कातिल की मशीन में थी, यानी सैम असली कातिल को मशीन बेचने वाला इंसान नहीं था। इस खुलासे के बाद मामला एक बार फिर उलझ गया। जैक अब भी पहले की तरह सड़कों और गलियों में लापता लोगों की सूचना वाले पोस्टर चिपका रहा था, लेकिन उसी दिन उसे रास्ते में एक पिकअप ट्रक दिखा और वह गाड़ी हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसी उस पर हमला करने वाले हत्यारे की थी। जैक तुरंत अपनी कार लेकर उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वो गाड़ी एक फार्म हाउस के पास रुकी। जैक ने अपनी कार से एक स्क्रू ड्राइवर निकाली और उसे आस्तीन में छुपा लिया, फिर चुपचाप उस गाड़ी की ओर बढ़ा और देखा कि उसमें उसका खुद का छोड़ा हुआ निशान अब भी मौजूद है। उसी वक्त गाड़ी से एक बूढ़ा आदमी उतरा जिसके पूरे बाल सफेद थे। जैक को उसे देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर जल्दी से बात पलटते हुए कहने लगा, कुछ वक्त पहले इस गाड़ी का मालिक मेरी मदद करके गया था।
मैं बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Oh, that would have been my neighbor. He uses it sometimes. Lives up the hill there. यह सुनकर जैक को काफी हैरानी हुई। इसके बाद वो अकेले ही पहाड़ी की चोटी पर बने एक मकान में पहुंचा। अंदर किसी के ना होने पर उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। घर के अंदर काफी खोजबीन के बाद जैक नीचे के तहखाने में पहुंचा, जहां उसे अपनी बेटी की तस्वीर मिली और उन कई लड़कियों की तस्वीरें भी जो कुछ वक्त पहले लापता हो गई थीं। फिर उसे वहां एक ऑपरेशन टेबल पर एक लड़की दिखी जिसका गला पूरी तरह से चीर दिया गया था। जैक ये देखकर चौंक गया, लेकिन ठीक अगले ही पल एक सुई उसके गले में चुभा दी गई और वो बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। उधर बेला भी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अस्पताल पहुंची। वो डॉक्टर के ऑफिस में गई, जहां दीवार पर एक फोटो टंगी थी। डॉक्टर ने बताया कि वो विभाग प्रमुख वॉकर और उसकी बेटी मैली की तस्वीर है, जो हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। वॉकर अब तक उस सदमे से उभर नहीं पाया था। तभी बेला की नजर मैली के गले के लॉकेट पर पड़ी, जिसका चिन्ह उस तीर वाले निशान से बिल्कुल मेल खाता था जो हत्यारे ने छोड़ा था। बेला को कुछ समझ आ गया। वो जल्दी से अपनी टीम लेकर वॉकर के घर पहुंचा, जहां तहखाने में उन लापता लड़कियों को बंद पाया। लेकिन इससे एक पल पहले ही वॉकर जैक को लेकर वहां से निकल चुका था। बेला ने दीवार पर जैक की बेटी की तस्वीर देखी, जिससे वह समझ गया कि मामला कितना गहरा है। अब बेला ने फैसला किया कि वह जैक से सीधे बात करेगा। उधर वॉकर जैक को एक परिचित जंगल में ले गया और बोला, भागो जितनी दूर जा सको। जैक के घर में घुसने के बाद बेला ने वहां लगे सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें जैक भाग रहा था और उसके पीछे वॉक दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर बेला तुरंत बंदूक लेकर जंगल की ओर भाग गई। इस बीच जैक का दम पहले ही फूल चुका था, लेकिन वॉक की पीछा करने की रफ्तार में कोई कमी नहीं थी। कुछ देर के लिए जैक ने खुद को वॉक से बचा लिया और तभी जमीन पर उसे अपना छिपाया हुआ जाल मिल गया। जैक ने तुरंत अपनी जेब से एक सिग्नल फ्लेयर निकाला, आग लगाई और उसे दूर फेंक दिया। लाल रोशनी वॉक की नजरों के सामने फैल गई। उसी पल जैक अचानक वॉक पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी बेटी को खोने का दर्द अब उसकी मुट्ठियों में तब्दील हो चुका था। जैक ने वॉक के चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाए। इसके बाद जैक ने वॉक को घसीटते हुए अपने बनाए हुए फंदे तक लाया। अब उसका इरादा साफ था, वह इस राक्षस का अंत करना चाहता था। लेकिन ठीक उसी वक्त बेला चिल्लाते हुए सामने आई और बंदूक तान दी। ऐसा मत करो जैक, ऐसे लोग जेल में सड़ने के लायक होते हैं। लेकिन जैक को अब किसी चेतावनी की परवाह नहीं थी। उसने वॉक को और जोर से घसीटा और अपने जाल में फेंक दिया। नुकीले लकड़ी के खंभे उसके शरीर को चीरते हुए आर पार निकल गए। शायद सिर्फ इसी तरह से जैक अपनी बेटी के खोने का बदला ले सकता था। शायद अब जाकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ होगा। तो दोस्तों, यह थी द साइलेंसिंग मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली दमदार कहानी में।